चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी अजय भैया ने बताया कि यह शायद 28वां इस पतंजलि योग दर्शन के विचार मंथन का 28वां यह मणि है। कल हम लोगों ने विशेष रूप से वासनाओं के संबंध में जानने का प्रयास किया था। वह वासना अविद्या के कारण मन के किसी गहरे कोने में बैठी रहती है, छुपी रहती है, और यह प्रत्येक योनि के अनुसार भी वासनाएं बनती है, उनके संस्कार बनते हैं, और उस योनि में वह अभिव्यक्त होते हैं। दूसरी योनि में उस योनि के वासनाएं या संस्कार एकदम से अभिव्यक्त नहीं होते हैं, तो कुछ प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, कुछ तनु अवस्था में रहते हैं, कुछ विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं, और कुछ उदार अवस्था में भी आते हैं। इन वासनाओं का तनुकरण यह बहुत आवश्यक है, तभी अविद्या का नाश करना या अविद्या से बाहर आना और फिर समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ की अवस्था बन सकेगी। इसलिए हमने कुछ गहराई से थोड़ा इन वासनाओं को समझने का प्रयास किया था। सामान्यतः ये जो विच्छिन्न वासनाएं होती है ना, विच्छिन्न वासनाएं वह होती है, जरा से एक दो वाक्यों में, कि जो वासना मन के अंदर, चित्त के अंदर उठती तो है, लेकिन दूसरी कोई प्रबल वासना किन्हीं कारणों से, चाहे वह सामाजिक कारणों से, चाहे अपने संस्कारों से ही, चाहे किसी भीति के कारण, भय के कारण, डर के कारण, दूसरे क्या कहेंगे इसके कारण, या दूसरा कोई प्रबलतर विचार मन में आने के कारण, या अथवा दूसरी कोई चीज कोई व्यक्ति बताता है वह हमें ज्यादा अच्छी उपकारक लगती है, उस कारण वह वासना फिर दब जाती है, रह जाती है। उस वासना को विच्छिन्न वासना ऐसा कहते हैं। यह हमने कल प्रमुख रूप से देखा। यह विच्छिन्न वासना ही मूल्यों का, विशेष रूप से मानसिक मूल्यों का आधार है। यह भी हमने कल देखा कि जैसे इंद्रियों की, विषयों की ओर निरंतर प्रवृत्ति रहती है, और भोग योनि में वह जो विचार सामान्य रूप से अंदर उठते हैं या वासनाएं उठती है, उनको साकार करना, उनको भोगना, इसी का जीवों का प्रयास उसी की ओर अग्रसर रहता है, और निरंतर वो उसमें लगता है। कुछ कुछ तो बहुत सामान्य सी होती है, जैसे प्यास लगी तो पानी पी लो, भूख लगी तो खाना खा लो, या कहीं ठंड लगी तो अभी वर्तमान में यूँ कहिए तो अच्छे कपड़े पहन लो, गर्म कपड़े पहन लो, यदि धूप है तो चाय में खड़े हो जाओ, यदि बारिश हो रही है तो जरा किसी इसके छज्जे के नीचे या कहीं पर ऐसे इसमें चले जाओ जहाँ बारिश का प्रकोप झेलना न पड़े,
तकलीफ ना हो। ऐसा एक सामान्य, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा है, बहुत चुभ रही है, तो जरा कहीं के आड़ में हो जाओ, इस प्रकार की एक सामान्य। लेकिन यह सारी वासनाएं जो है, ये सारे जो प्रकार है, यह भोग के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और एक सामान्य पशुवत स्तर पर ही यह सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इसलिए यह जो सारा वर्तन क्रम है, ये भोग योनि का है। यह बहुत महत्वपूर्ण है ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही जन्म के साथ कुछ जो वासनाएं आती है, वह प्रसुप्त अवस्था में रह जाती है। यह कुछ वासनाएं तो अभिव्यक्त तो हो रही है, या पता पड़ रहा है कि हमने इस समय ऐसा करना चाहिए, इसका उपाय यह होगा, या इससे हमें सुख मिलेगा। ऐसा करके हमारे इंद्रिय, हमारे संस्कार उस ओर हमें धकेलते हैं और इंद्रिय उस भोग पदार्थ के संपर्क में आकर कुछ भोगार्थता वहां पर पूर्ण होती है। लेकिन ये इंद्रिय जन्य है और ये पशुतुल्य है। और इस दौरान बहुत सारी वासनाएं यह प्रसुप्त अवस्था में रह जाती है। तो इंद्रियों का यह जो वासनाओं के माध्यम से, चित्त का वासनाओं के माध्यम से विषय वस्तु की तरफ, विषयों की तरफ जो दौड़ना होता है, यह एक नैसर्गिक तो है, लेकिन इससे आगे भी जाना चाहिए। और वह जब आगे जाता है, तब वह कुछ वासनाएं तनु भी होती है, कुछ विच्छिन्न भी होती है। लेकिन सामान्य रूप से जब पशुवत स्तर पर रहते हैं या हम भोगार्थता की अवस्था में रहते हैं, तब फिर वह तनु और विच्छिन्न यह स्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन सृष्टि क्रम के अनुसार वह जीव धीरे 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 जब मानव योनि तक आता है और उत्क्रांति उसकी होती है, तो यहाँ पर मनशक्ति का तो वह आधार लेने लगता है और मनशक्ति उसकी बहुत बलवान भी होने लगती है और उसका आविष्कार, प्रस्फुटीकरण वहां पर फिर दिखाई पड़ता है। और इसलिए वासनाओं की फिर विच्छिन्न अवस्था होती है। मतलब कुछ वासनाएं जगती है पशुतुल्य, तो फिर वह सोचता है कि ये वासना तो ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर जो बलवान वासनाएं होती है, वह उस वासना को दबा देती है, तो उसको विच्छिन्न अवस्था ऐसा कहते हैं। तो उस कारण प्रबलतर वासना के कारण जो वासना प्रतिबद्ध हुई, वह वासना फिर दबी रह जाती है और वह विच्छिन्न अवस्था में चली जाती है। और इसलिए अंतःकरण में फिर धीरे धीरे मानसिक मूल्य पैदा होते हैं। देखो, अच्छा हुआ ये नहीं किया, अरे वह जो बात मन में उठी वह बहुत श्रेष्ठ थी, अच्छा हुआ मैंने वो कर लिया और इनको मैंने छोड़ दिया पीछे। ऐसा करके वह फिर विच्छिन्न अवस्था में वह वासना चली जाती है। हालांकि वह वासना अंदर अभी तनु अवस्था में या प्रसुप्त अवस्था में बनी रहती है, लेकिन वह बलवती नहीं होती है। उस वासना को विच्छिन्न वासना ऐसा हम कहते हैं। उस आधार पर मूल्यों के 4 प्रकार होते हैं, ऐसा कल हमने देखा। 4 प्रकार के मूल्य, एक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, यह उनके 4 प्रकार हमने कहे। तो हम सामान्यतः अभी जो बात करेंगे वह मनुष्य योनि की करेंगे। तो मनुष्य योनि में तो जो उसका वर्तन, उसका जो क्रम रहता है वह यही रहता है, खाना पीना, कपड़े पहनना या प्रजोत्पादन, धूप है, छाव है, ठंडा है तो गर्म है, उससे बचना आदि आदि एक सामान्यता के अंदर यह चलता रहता है। तो क्या प्रमुख रूप से 2 बातें वहां पर दिखाई पड़ती है। एक तो शरीर पिंड का रक्षण होना, खाने पीने आदि के कारण या धूप छाव ठंड से बचने से, और दूसरा संतानोत्पादन, कि अपने जैसा ही और कुछ होना चाहिए और अपनी पीढ़ी आगे चलनी चाहिए और अपनी प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए। यह एक नैसर्गिक आकांक्षा उसके अंदर, प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है और उस कारण वह उस प्रकार का व्यवहार करता है। तो समष्टि के लिए वह प्रयासरत रहता है। और कायदे से देखा जाए तो सभी योनियों में ऐसा होता है, जो जिस योनि में है वह और प्रजोत्पादन के लिए प्रयास करता रहता है। लेकिन मनुष्य योनि में क्या होता है कि अंतःकरण का और विकास होने लगता है।
अंतःकरण का और विकास इस मनुष्य योनि में होता है, और वहाँ पर फिर उसके जो मानसिक मूल्य है वे उसके अंदर निर्मित होते हैं, और उसका वह फिर जीवन जीने के लिए आधार लेना शुरू करता है। मुझे लगता है ये चीज़ यहाँ से हमारे ज़्यादा काम की है। यहाँ पर जीव के हाथ से जो क्रियाएँ घटित होती है, वह व्यक्तिगत उसके लाभ के लिए, और जातिगत मतलब वह जाति का मतलब है मनुष्य जाति यहाँ पर, उस जाति के रक्षण के लिए भी उसकी वह नैसर्गिक प्रेरणा रहती है। लेकिन साथ-साथ राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, असूया, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि इत्यादि जो रजोगुण मूलक जो मनोविकार होते हैं, वे भी उसके अंदर उत्पन्न होते हैं मानसिक स्तर पर। मतलब वह पशुवत स्तर पर तो व्यवहार करता है, लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य योनि में आते हुए उसके अंदर मानसिक जो क्षेत्र है, वह भी वृद्धिंगत होता है, और मन का वह आधार लेने लगता है, मतलब कुछ मूल्य वहाँ पर पैदा होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ नैसर्गिक प्रेरणा तो है ही कुछ बातें करने की, लेकिन जैसा अभी ये षड्रिपु बताया है, या असूया है, मात्सर्य है, दर्प है, ये रजोगुण मूलक जो मनोविकार है, वे भी उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है कि जो सत्व गुण की तरफ भी ले जाने के लिए सक्षम रहती है। तो सात्विक मनोभावनाएँ, सात्विक मनोवृत्तियाँ भी उसके अंदर उठती है। तो राजसिक तो उठती ही उठती है, लेकिन कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी मानसिक स्तर पर कुछ सात्विक बातें भी उसके अंदर उठती है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ, थोड़ा त्याग करूँ। अरे! कोरोना के कारण यह बहुत परेशान था, चलो इसको थोड़ा-सा अनाज दे दूँ। अरे! इस व्यक्ति को दवाखाने तक, हॉस्पिटल तक पहुँचे दूँ। अरे! इसके पैर में ठोकर लगी, चलो थोड़ी पट्टी लगा दूँ। अरे! ये बच्चा पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ा है, ज़रा इसको मदद करूँ। ऐसी सात्विक बातें उसके अंदर, मेरे घर में काम करने वाली बाई आती है, मेरे घर का नौकर है, इसको थोड़ी आर्थिक मदद आवश्यकता है, इसके घर में शादी है बच्चे की, चलो थोड़ी मदद कर दूँ। ऐसे सात्विक भाव भी उसके अंदर उठते हैं। तो नैसर्गिक क्रिया प्रेरणा यह एकमात्र हेतु नहीं रहता है, तो वहाँ पर राजसिक मनोवृत्तियाँ उठती है, साथ ही सात्विक मनोभाव भी उसके क्रियाकलापों में प्रेरक के रूप में वह काम करते हैं, और वैसा-वैसा वह आगे बढ़ता है। तो ये मानसिक स्तर पर होता है, तो मात्र मनोविकार ही वहाँ पर रहते हैं ऐसा नहीं है। तो मनोभावना भी उठती है, अच्छी भी होती है मनोभावनाएँ। तो इस कारण उसके अंदर उस प्रकार की बातें उठने से उसके हाथ से फिर उस प्रकार के कार्य होते हैं। लेकिन फिर उसके अंदर वहाँ पर झगड़ा भी होता है। कैसा झगड़ा होता है कि मनोविकार और मनोभाव, राजसिक भी उठे तो मनोविकार के रूप में, और मनोभाव तो कुछ सात्विक भाव, अच्छा करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे मीटिंग में पहले जाना है। आदमी एक्सीडेंट के कारण फड़फड़ा रहा है रास्ते पर, लेकिन मेरी मीटिंग, ऐसा भी होता है। तो मनोभाव अंदर तेज होने के बाद भी वह मनोविकार कभी-कभी प्रबल हो जाता है, और उसके कारण वह फिर वह वह बात वहीं पर रह जाती है। इसलिए मनोधर्म जब उसका श्रेष्ठ हो जाता है, तब समझना कि उसके अंदर जो भावना है, वह उदार अवस्था में आई। मतलब वह भावना जो अंदर से उठी, वह अभिव्यक्त, प्रस्फुटित होने के लिए तब क्या होता है, जो दूसरे मनोविकार थे, वह विच्छिन्न अवस्था में चले जाते हैं। जब एक भावना मन के अंदर की उदार अवस्था में आती है, तो उसको विरोध करने वाली जो पशुवत स्तर पर या मनोविकार के रूप में जो भावना रहती है, वह विच्छिन्न अवस्था में चली जाती है, मतलब दब जाती है। और ऐसा उदार भाव, उदार भावना, उदार वासना उसके अंदर, मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है उस बात। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही धीरे-धीरे अभ्यास होना कि इधर मनोविकार कम होना, और मनोभाव से जो अच्छी भावनाएँ हैं, उनका
उदारत्व के रूप में वह बढ़ना और उस कारण वह अभिव्यक्त होना। तो जो सामान्य पशुतल पशुवत स्तर की जो भावना है वह विच्छिन्न अवस्था में चली जाए। अभी नष्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन विच्छिन्न अवस्था में है। अभी धीरे धीरे वह प्रसुप्त अवस्था में भी जा सकती है। विच्छिन्न भावना, विच्छिन्न विकार, फिर तनु अवस्था में, फिर तनु से फिर वह धीरे धीरे पीछे जाकर प्रसुप्त अवस्था में जाकर बीज रूप में वहां पर वह रहते हैं। उसके लिए प्रक्रिया फिर पतंजलि महामुनि आगे बताते हैं कि वो वहां पर भी कैसे नष्ट होंगे। तो अंतःकरण में इसका भी अधिक विकास होने की क्षमता है। और जब इससे भी अधिक विकास होने लगता है, मतलब पहले शारीरिक शारीरिक स्तर पर जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नैसर्गिक रूप से, फिर कुछ मानसिक मानसिक भाव उठते हैं, लेकिन वो मानसिक मूल्यों का आधार भी लेता है कि इससे ये अच्छा है, मैं ऐसा करूं। फिर सात्विक वृत्तियां उसके अंदर, सात्विक भाव उसके अंदर रखते हैं, और उसके कारण ये नैसर्गिक और निम्न स्तर के जो भाव या विकार है वह दबते हैं, विच्छिन्न अवस्था में जाते हैं। लेकिन फिर वह उससे भी आगे बढ़ता है। उस अवस्था को कहते हैं बौद्धिक स्तर पर उसका विकास, बौद्धिक मूल्यों का उसका आधार। और हमने कल एक उदाहरण के द्वारा, श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी ने जो उदाहरण बताया था, उसके द्वारा हमने यह देखा कि बहुत सारे प्राणी पक्षियों को बुद्धि रहती है, बहुत अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। बंदर प्रजाति में, वानर प्रजाति में तो बुद्धि बहुत तेज दिखाई गई है। एक चिंपांजी का अभी यूट्यूब पर वो आ रहा था, एक दृश्य आ रहा था, किसी ने पोस्ट किया था। वो चिंपांजी, अब उसको ट्रेनिंग दी होगी वो बात तो है, लेकिन वो अपने हाथ पर सैनिटाइजर डालता है, हाथों को अच्छे से मलता है, फिर नल के नीचे जाता है, वहां टोटी खोलता है और नल का जो पानी आया उसमें अपने हाथ धोता है। ऐसा भी है। एक उदाहरण मैं बुद्धि के स्तर पर और बताता हूँ। ये जो जंगलों में जो लोग फिल्मांकन करते हैं, बहुत 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल वहां पर बैठते हैं टेंट में, अपने खाने पीने की चिंता नहीं करते, जंगलों में घूमते हैं और वहां कैमरे लगाकर वह एक एक प्रजाति पर काम करते हैं। कोई शेर पर कर रहा है, कोई सांप पर कर रहा है, तो कोई पक्षियों पर कर रहा है, तो कोई और किसी पर कर रहा है। और बड़ा विशेष कार्य वो लोग करते हैं, और उनकी पूरी जीवनी, उनकी जीवन की बारीकियां वो सारी बाहर लाते हैं। ऐसा ही एक कैमरामैन जो वाइल्ड लाइफ पर काम कर रहा है, एक तालाब के पास, मैं जानबूझकर यह बात बता रहा हूँ कि हिंस्र प्राणियों में भी कैसा यह भाव, मनोभाव और बुद्धि का भाव आगे वृद्धिंगत होता है, या उसका उपयोग करते हैं, या प्रस्फुटित करते हैं, दर्शाते हैं, वह बात बताने के लिए। तो अपने टेंट से उसने कैमरा लगाया हुआ है एक झील के किनारे, और उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक हिरन आता है। तो उसकी वो शूटिंग कैमरा ऑन है और वह देख रहा है। वह हिरन के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा है। यह डिस्कवरी चैनल पर आया हुआ है, टीवी पर मैंने प्रत्यक्ष देखा। जब वो हिरन पानी पीने के लिए वहां आता है, और वो बच्चा भी उसका हिरन के साथ वहां पर आता है, पानी पीने के लिए झुकता है, अंदर से एकदम से एक मगरमच्छ झपट्टा मारता है और वो छोटे बच्चे को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। उसके नाक मुंह में पानी घुसता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। यह दृश्य एक हिप्पोपोटामस, जो पानी में रहने वाला मोटा सा, जो जिसको कनघोड़ा कहते हैं, वह हिप्पोपोटामस वहां पर आता है और उस मगरमच्छ के साथ लड़ाई करता है, झगड़ता है, और उस बच्चे को छुड़ाता है, हिरन के बच्चे को, और अपने मुंह से ऐसा 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 धक्का देकर पानी से बाहर लाता है, और किनारे पर और थोड़ा सा दूरी पर धक्का देकर उसको किनारे पर ऊपर चढ़ाता है। वह देख रहा है, वह बच्चा फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसके नाक और मुंह में पानी चला गया। थोड़ी देर के बाद वह बच्चा मर जाता है। ये जरा देर उसकी तरफ अपनी गर्दन झुकाकर देखता है, फिर उसे ऐसा लगता है कि बच्चा मर गया। वह वापस पानी में चला जाता है। फिर वह मगरमच्छ आता है और बच्चे को खींच कर ले जाता है। लेकिन कीचड़ में रहने वाला, जिसके दांत लंबे लंबे हैं, इतना मुंह फाड़ता है, और जब वो लड़ते हैं, दूसरे हिप्पोपोटामस को मार डालते हैं, खूनी लड़ाई उनकी होती है, और वो मछलियां खाते हैं, कीचड़ में रहते हैं, गंदे संदे, और बिल्कुल खूब मोटा मोटा सा शरीर,
ऐसा प्राणी भी अपनी बुद्धि का, अपनी भावनाओं का उपयोग कर उस हिरण के बच्चे को, जिसको मगरमच्छ ने पकड़ा है, दबोचा है, उसके मुंह से, उस काल के मुंह से छुड़ाकर उसको किनारे पर ले जाता है। इससे अधिक बुद्धि की श्रेष्ठता क्या हो सकती है? और यदि ऐसे हिंस्र प्राणियों में यह बुद्धि हो सकती है, तो मनुष्य प्राणी में बुद्धि का उपयोग अधिक करने की क्षमता निश्चित रूप से रहती है, लेकिन वह किन्हीं कारणों से उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। इसलिए अंतःकरण के विकास में सबसे बड़ा विकास बौद्धिक मूल्यों का जब निर्माण होता है तब हुआ, ऐसा हमने कहना चाहिए। क्योंकि मानसिक मूल्यों में विकार और भावनाओं को स्थान रहता है, लेकिन बौद्धिक मूल्यों में विचारों को अधिक स्थान होता है। मानसिक मूल्य में शारीरिक, इसमें तो शारीरिक स्तर पर, मानसिक में उनका जो रहता है वह विकार और भावनाओं को रहता है, और बौद्धिक स्तर पर विचारों को अधिक स्थान होता है। कौन सा विचार कब करना और कितना करना, यह जो होता है यह बौद्धिक स्तर पर होता है। यहाँ पर उसकी जो प्राकृतिक आवश्यकता है और उसके पीछे जो तन्मूलक, मतलब उस प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल में जो उसकी प्रेरणाएं हैं, वह वहाँ पर रहती तो है। वैसे ही मनोविकार और मनोभाव भी जागृत होकर रहते हैं, लेकिन इन दोनों कारणों से उसकी प्रवृत्ति विशिष्ट क्रिया की ओर होती तो है, लेकिन ऐसा व्यवहार करना इस प्रकार केवल शारीरिक या केवल मानसिक स्तर पर या केवल मनोविकार और मनोभावनाओं के अधीन होकर क्रिया करना, यह ठीक नहीं है। यह अपने व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए उपकारक नहीं है, और समाज के हित के लिए भी उपकारक नहीं है, समाज के लिए हितकारक नहीं है। ऐसा स्फुरन, ऐसा विचार उसकी बुद्धि में फिर स्फुरित होता है, और उसका संस्कार भी उसके अंदर पड़ता है, और फिर उसके अनुसार वह व्यवहार करने लगता है, वह वर्तन वैसा करने लगता है। इससे यह दिखाई पड़ता है कि मानसिक मूल्यों में मनोविकार और मनोभावनाओं पर जो अधिक उस पर भर रहता है, अधिक उस पर अवलंबितता रहती है, वह उस क्षण विकार और भावना अधिक प्रबल है, तो फिर वैसी क्रिया हो जाती है। लेकिन यदि बौद्धिक मूल्य जो विचारों पर आधारित है, वे यदि वहाँ पर उठे, तो वह जो मानसिक स्तर पर जो उसका व्यवहार था, वह व्यवहार धीरे-धीरे कम होता जाता है, और वह समाप्त होने की संभावना है, और वह पूर्णतः विचारों के अधीन बौद्धिक स्तर पर श्रेष्ठ जीवन जीने लगता है। इसी को कहा गया है सुधारना जीवन में, इसी को कहा गया है संस्कृति, सम्यक कृति। इस अर्थ से संस्कृति अपने हाथ से घटित होने वाली कृति, यह दूसरों को किसी प्रकार अहितकारक, अकल्याणकारक, कष्टदायक ना हो, और अपने लिए भी कष्टकारक ना हो। और इतना ही नहीं, तो यह विचार कि यह अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन आगे चलकर यह कष्टदायक हो सकती है। अभी खराब लग रही है, अभी कष्टदायक लग रही है, लेकिन ये इसका यदि अवलंबन जीवन में करेंगे, इसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आगे के जीवन के लिए यह सुखदायी हो सकती है। ऐसा विचार बुद्धि के स्तर पर आना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से मनुष्य प्राणी का धीरे 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 मनोविकार और मनोभावनाओं पर उसका प्रभुत्व होता गया, और उसी के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में धीरे धीरे विकसित होता गया। देखिए ना आप, शुरू में मनुष्य 400, 500, 100, 200, 50, 10, 20 की संख्या में टोली के रूप में, समूह के रूप में रहते थे जंगलों में। अभी भी ऐसे समूह, जैसे अपने देश का, मतलब भारत देश का
जो अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, वहाँ पर टोलियाँ हैं, छोटी-छोटी, बेगा या और जो जनजातियाँ हैं, 10, 20, 50, 100, अभी उनकी संख्या गवर्नमेंट को भी मालूम है और 300-400 से किसी टोली की, किसी समूह की संख्या ज़्यादा वर्तमान में नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे उसने बुद्धि का उपयोग किया और फिर अपनी सुरक्षा कैसे होगी और फिर अपने समाज में कुछ पद्धतियाँ, कुछ परंपराएँ रूढ़ हो जानी चाहिए कि जिनके कारण समाज में किसी का भी अहित नहीं होगा और उनका पालन करने से अधिकतर लोग सुखी हो सकते हैं। ऐसी संकल्पनाएँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस समूहों में, उन टोलियों में विकसित हुई, जिसके कारण करोड़ों लोगों के राष्ट्र बने। वह समाज विकसित होता-होता संख्यात्मक दृष्टि से भी बहुत बड़े-बड़े समाज बने और आज राष्ट्र के रूप में वह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार बौद्धिक मूल्य जो है, वह मानवीय मन में निर्माण तो हुए, लेकिन मानव समाज के विकास का स्वरूप देते हुए उन समाज में उन मूल्यों को, उन बौद्धिक मूल्यों को उसका अनुसरण करते हुए समाज में एक विशेष प्रकार की सुधारणा लाकर एक संस्कृति के रूप में वह सारे मूल्य स्थापित किए गए। ऐसा अनेकों जगह पर, अनेक देशों में, राष्ट्रों में दिखाई पड़ता है और उसकी परिणति क्या होती है? आगे चलकर उसकी परिणति चौथा जो मूल्य है आध्यात्मिक, उसमें फिर धीरे-धीरे होती है। यह होती तो है, किंतु समाज में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हमारी जो इंद्रिय मतलब इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो सुख है, वह यदि बहुत अधिक प्रमाण में मिलती है, तो फिर हमको पहले शुरू में तो जो लगता है कि इसी से हमको सुख मिलता है, चित्त शांति मिलती है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको जो लगने लगता है कि इससे चित्त शांति नहीं मिल रही है और फिर वे और विकास की ओर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। और अंत में क्या होता है? ऐसा समाज धीरे-धीरे बढ़ता तो है, लेकिन कभी-कभी ऐसे समाज में स्टैग्नेशन आ जाता है। उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाती और वहाँ के वहाँ वह रुकते हैं और कभी-कभी ऐसे समाजों की फिर अवनति भी होती है, उनका अपकर्ष होने लगता है और ऐसी अनेक संस्कृतियाँ हम देखते हैं कि एक विशिष्ट स्तर तक तो वो लोग बढ़े, बौद्धिक मूल्य, बौद्धिक विचारधारा उनकी बढ़ी, लेकिन फिर स्टैग्नेशन आया और उस स्टैग्नेशन के बाद ऐसी अनेक रोम संस्कृति या फिर पुराने दिनों की वह माया संस्कृति, यह नष्ट हुई, ये हम सब लोग जानते हैं इतिहास के द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा संस्कृति जिनकी नष्ट होती है, ऐसा समाज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ समय के बाद इतना दुर्बल अवस्था में आ जाता है, इतना परावलंबी हो जाता है और फिर अंततगत्वा वह अज्ञानी रहता है। फिर कभी उनको मौका मिला, पुनः वह संस्कृतियाँ उठती है और पुनः पुनः जागृति बुद्धि के स्तर पर आकर पुनः वे अपने वैचारिक मूल्यों को बढ़ोतरी उनमें लाकर और उन उस दौरान का जो अनुभव है, उस अनुभव को अपने साथ लेकर वे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि केवल वैचारिक या बौद्धिक स्तर पर जाने से ही सब कुछ नहीं सधता है, उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो अनुभव लिए, उस अनुभव के आधार पर उस संस्कृति में कुछ लोग ऐसे उठकर खड़े होते हैं कि वह एक नया प्रकार का विचार समाज के सामने, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर आने भर की व्यवस्था तो उनके यहाँ बनी हुई है, लेकिन एक नवा विचार वे देते हैं और उस नए विचार के कारण वे फिर आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा ऐसे कुछ नमूने सभी जगह पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे अपने देश में भी कभी-कभी कुछ विचारों को थोड़ा-सा वे बौद्धिक स्तर पर रहे और अवनति के मार्ग पर थे, तो कोई बुद्ध उठे, कभी महावीर उठे, तो कभी
गुरु नानक देव उठे, ऐसा भी अपने यहाँ भी हुआ है और अन्य स्थानों पर भी ऐसा होता है। जैसे भगवान यीशु उठे और उन्होंने एक नवा विचार समाज को दिया और उस संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ, जैसा वहाँ पर हुआ। इस प्रकार वैचारिक और बौद्धिक मूल्यों के कारण मानवीय समाज के बड़े-बड़े गुट, बड़े-बड़े समूह बनते जाते हैं, उनका उदय होता है, उत्कर्ष होता है और कभी-कभी ह्रास और विनाश ऐसा होता रहता है। यह संस्कृति का पुनः-पुनः आविष्कार होना, यह निसर्ग नियम जैसा पुनः-पुनः बन गया है। तो वैचारिक मूल्य जिनमें निर्मित हुई है, ऐसा व्यक्ति अथवा ऐसा समाज सामान्यतः बाहर से बड़ा सुखी दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके अंतःकरण में, मतलब व्यक्ति के अंतःकरण में सही अर्थ से समाधान है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यह बड़ी एक दिक्कत सी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण में अभी भी वह भोगार्थता जो है, भोग लेने का, कि भोग से ही सुख मिलता है, भोग से ही आनंद मिलता है, विषय वस्तु के कारण ही सच्चा सुख मिलता है, ऐसी उनकी समझ रहती है। तो भोगार्थता उनके अंदर प्रबल रहती है। इसलिए इंद्रिय भोग ही सब कुछ है, ऐसा उस समाज का या उस व्यक्ति का उसकी समझ रहती है और उस कारण वे उसके पीछे लगने के प्रयास में निरंतर रहते हैं। लेकिन व्यक्ति की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जो विशेष सुख की तरफ रहते हैं, ऐसे लोगों से बने हुए समाज में वैचारिक मूल्य निर्माण तो होते हैं, लेकिन उन वैचारिक मूल्यों के निर्माण के पीछे उनकी नींव में यह भोग प्रवृत्ति ही रहती है। वहाँ से उठना बहुत ज़रूरी है और इसलिए यह वैचारिक मूल्य निर्माण होने के बाद भी भोग दृष्टि पहले जैसी ही जो प्रबल होती है, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस समाज के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए कुछ नई कल्पनाओं को वहाँ पर लाने की आवश्यकता रहती है। नए प्रकार से सुख संपादित करने की, सुख प्राप्त करने की इच्छा उस समाज में और उन व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न होती है और उसके कारण नवीन कल्पना, भावनाएँ, संकेत, सामाजिक व्यवस्था, शासन संस्था, नए नीति नियम आदि-आदि को निर्माण करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी प्यास, भूख आदि शरीर धर्म पर अथवा काम, क्रोध आदि मनोविकारों पर वह विशिष्ट मर्यादा तक ही वह नियमन प्राप्त कर सकता है और फिर इसके आगे वह बढ़ने का प्रयास करता रहता है। इसलिए विषयोपभोग यह उसका शुरू में जो ध्येय रहता है, वह भोग वासना जब तक नष्ट नहीं होती है, तब तक वह वह तो बढ़ती तो रहती है और वह आगे बढ़ नहीं पाता। यह बढ़ने के लिए उसके जीवन में आध्यात्मिक मूल्य आना यह बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उस समाज में वैचारिक मूल्य की जो कल्पना है, भावना है, संकेत है, सामाजिक परिस्थिति है अथवा नीति नियम है, उनको भोग वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करके धीरे-धीरे आगे बढ़ना यह ज़रूरी हो जाता है और वह करने से वहाँ पर 2 प्रवृत्तियों का फिर झगड़ा होता है। एक वह मनोवृत्ति जो पशुवत है, जो मानवीय स्तर पर है और यह दूसरी कि भोग वासनाएँ छोड़ देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन दोनों का वहाँ पर मनोविकार और भोग वासना इनकी लड़ाई होते वह धीरे-धीरे इन वासनाओं के ऊपर उठने लगता है। तब वह विच्छिन्न हो जाती है वासनाएँ, तब वह वासनाएँ विच्छिन्न होते दब जाती है। इस प्रकार वह वासनाएँ विच्छिन्न होकर तनु होने लगती है
और वह तनु हो जाने के कारण मनुष्य के मनुष्य का उस तरफ नजर जाती ही नहीं है, उसको पता ही नहीं पड़ता है कि वह वासनाएं तनु अवस्था में उसके अंदर बनी रह गई है। लेकिन ऐसा सुधरा हुआ जो समाज है वो भोग प्रवण है। अभी वह सामान्य जो उसकी अवस्था रहती है उन अवस्था से बाहर आने का प्रयास तो करता है। इसलिए एक तरफ तो वह एजुकेटेड भी हो जाता है, एक तरफ उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसा समाज जो एक तरफ भोग प्रवण रहता है, एक तरफ वह उच्च शिक्षित भी हो जाता है, ऐसे समाज में आत्महत्या करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ऐसे समाज में जिनको हम क्रैक कहते हैं, जिनका दिमाग हिल जाता है, जो बहुत अलग प्रकार से विचार करते हैं या जिनकी बुद्धि थोड़ी सी अलग ढंग से काम करती है, ऐसे हो जाती है। ऐसे समाज में गुनहगार या अपराधी प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ने लगती है, यह भी देखा है। ऐसे लोग अधिक असमाधानी होते हैं। एक तरफ उनके अंदर एजुकेशन की मात्रा बढ़ी, एक तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि वे बौद्धिक स्तर पर या वैचारिक धरातल पर वे ऊंचे उठे, लेकिन दूसरी तरफ पर वह जो पशुवत प्रवृत्तियां हैं वह उफान मारती है और उस कारण वह भोग साधनों के लिए फड़फड़ाते रहते हैं और उसके कारण उनके अंदर आत्महत्या जैसा मतलब अपराधी प्रवृत्तियां उसके अंदर उनके अंदर बढ़ती रहती है। ऐसे में इन बाह्य कारणों की जब पूर्तता नहीं हो पाती, भोग वासनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, विषय वस्तुएं इच्छा तो होती है लेकिन पास में नहीं आती, ऐसे साधन जिनका उपभोग करने की इच्छा होती है लेकिन वह प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह फड़फड़ाते रहते हैं और उन कारण उनके अंदर की वह जो मनोवृत्तियां उठती है वह दबी सी रह जाती है। और ऐसी अतृप्त वासनाएं अनेक प्रकार की मनोविकृतियों के रूप में वह परिणाम उनका होता है, मतलब वह अभिव्यक्त होती है। तो यह अतृप्तावस्था में जो मनोविकृतियां रह गई है वह सभी वासनाएं इस सूत्र में बताए हुए जो विच्छिन्न वासना है उस सदर में उसके अंतर्गत वह समाहित होती है। इसके आगे उनका बौद्धिक स्तर पर बढ़ने के बाद फिर अगला जो स्तर रहता है आध्यात्मिक स्तर का, इस बौद्धिक स्तर पर तो कभी कभी आध्यात्मिक स्तर की तरफ वो जाता है, लेकिन कभी कभी वह पुनः मानसिक वैचारिक स्तर की तरफ भी जाता है। तो यहाँ बौद्धिक स्तर से आगे वह आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। वह आध्यात्मिक मूल्य उसके अंदर कैसे जागृत होते हैं और फिर शुभ अशुभ वासनाओं का संघर्ष कैसे होता है और इसी के दौरान उसके अंदर विभिन्न प्रकार की और वासनाएं उत्पन्न होती है और फिर धीरे धीरे वह अविद्या से वह उठता हुआ धीरे धीरे आगे की अवस्था तरफ या जो अन्य विकार है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी तरफ कैसे बढ़ता है, इसके विषय में पतंजलि महामुनि आगे चर्चा करते हैं और वह हमें बताते हैं। इस दृष्टि से शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर मूल्यों का विकास होना यह बहुत जरूरी है। और जब तक आध्यात्मिक मूल्यों के स्तर पर विकास नहीं होता है, यह जो अविद्या है, इस अविद्या का नाश नहीं हो पाता। और अविद्या का जब तक नाश नहीं होता है तब तक अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश
इनकी तनु अवस्था या प्रसुप्त अवस्था घटित नहीं होती है। इस दृष्टि से इसको समझना बहुत आवश्यक है। हम कल इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। थोड़ा सा ध्यान प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप को थोड़ा सा ढीला ढाला कर लें, तनाव रहित कर लें। शांत चित्त कर लें। आज हम स्वयं के लिए विचार करेंगे कि हमारे अंदर कभी कभार किस प्रकार की भावना, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की वृत्तियां, कैसे कैसे संस्कार कभी कभी जगते हैं और फिर कभी तो वो हम पर अधीन हो जाने के कारण वो हम पर हावी हो जाने के कारण उनके हम अधीन हो जाते हैं। और कभी कभी नहीं, ऐसा विचार करना या ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है, ऐसा हम सोचकर उस कृत्य को नहीं करते हैं। कभी अपने अंदर ही उस संस्कृति का जन्म हो जाने के कारण, उन शुद्ध वासनाओं का जन्म होने के कारण, शुद्ध विचारों का, शुद्ध बुद्धि का उदय होने के कारण, अर्थात उन वासनाओं को उदारता की अवस्था में जाने के कारण जो अशुद्ध, अव्यवहारी, पशुतुल्य या भोग इच्छा से प्रेरित जो संस्कार, वासनाएं, विचार, वृत्तियां, वह कैसे दब जाती है, कैसा हम उनको विच्छिन्न अवस्था में ले जाकर उनका तनुकरण करते हैं और वह प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है, फिर उनकी दोबारा याद ही नहीं पड़ती। ऐसा कोई एकाध उदाहरण यदि आप अपने अंदर से ही जगाएंगे तो आपका मन बलिष्ठ होगा। इससे इस प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं
अतृप्तियां मन में उठी तो उनको शांत करने की कला से हम परिचित हो जाएंगे। और जब जब हमें चाहिए तब तब हम उस कला का, उस इच्छा शक्ति का उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। इसलिए एकाध ऐसी कोई वासना याद पड़ती हो तो देखिए, या कभी ऐसा कोई उदाहरण घटना हुई है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती ही है। विचार तो उठते हैं, लेकिन समाज क्या कहेगा, घर परिवार का क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, ये करना अच्छा नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने अच्छा विचार करना चाहिए। ऐसी भी बातें मन में उठती है और वह वासनाएं दब जाती है। देखिए अपने अंदर ही जाके, कभी कभार शुभ वासनाएं भी उठती हुई, कभी कभी आसुरी वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां, कष्टकारक, क्लेशकारक, अप्रासंगिक, अनुचित, ऐसी भी इच्छाएं, वासनाएं, विचार उठते हैं। ओम शांति।
शांति शांति